नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रेयान सिंधी यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। हम लोग राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में क्रमशः आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय आबलिक लिख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही चीज है। अब सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इस सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्या पड़ गई। आखिर में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व। क्या आवश्यकता और महत्व। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व। तो सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता महत्व क्या है आखिर में। अगर सर्वोच्च न्यायालय न हो तो भारत में क्या हो सकता है, किस तरह की विडंबनाएं पैदा हो सकती है। तो सबसे पहली बात मित्रों यह है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे मूल पॉइंट क्या है, ये संविधान का संरक्षक है। संविधान का संरक्षक, ठीक है। ये संविधान का संरक्षक है, या कह सकते हैं रक्षा करने वाला। अगर कोई संविधान का बचा है तो सर्वोच्च न्यायालय है। बाहर है, यहाँ हेलमेट है। तो ये संविधान का क्या है, संरक्षक है। क्यों संरक्षक है कि कभी मान लीजिए कि सांसद अगर कोई नियम बना दिया, संसद ने क्या किया, कोई, ठीक है, संसद ने कोई कानून का अवैध निर्माण कर दिया, जो संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। संसद ने कोई कानून अवैध निर्माण कर दिया जो संविधान के ऊपर ही खतरा जो मंडरा रहा है, तो क्या करेगा, उस संसद को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, संसद के कानून को अवैध घोषित करके खारिज कर देगा कि ये आपकी व्यवस्था नहीं चलेगी, ये आपकी व्यवस्था नहीं चलेगी। और आपको हर हाल में यह बातें इसलिए नहीं मानी जा सकती है क्योंकि संविधान को विनिष्ट करने में, संविधान को खतरा करने में यह दिक्कत हो। और एक बात ये भी जान लीजिए कि संसद जो है कि सर्वोच्च नहीं है, हमारा संविधान सर्वोच्च है। ऐसा हमने पहले भी बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। दूसरी बात, जो हमारी भारतीय व्यवस्था है, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक। हमारे भारत में कई राज्य हैं, ठीक है, हमारे भारत में कई राज्य हैं। राज्य में भी कई तरह के राज्य हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। एक संघ राज्य है, ठीक है, एक संघ राज्य है, तो एक केवल राज्य है, ठीक है। और इन संघ राज्यों में या कभी कभी क्या होता है कि राज्य, ठीक है, और राज्य में ही आपसी लड़ाइयाँ हुआ करती है। आप लोगों को ध्यान होगा कि केरल तमिलनाडु के बीच नदियों के लिए लड़ाई हो चुकी है। बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच नदी को लेकर कई बार जैसे लड़ाई हो चुकी है।
तो अगर दो राज्य आपस में लड़ाई कर लेते हैं या संघ क्षेत्र या राज्य से क्षेत्र आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो उसका निर्णय कौन देगा भैया? तो उसका निर्णय देगा यही सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी सुप्रीम कोर्ट ही इसका निर्णय देगा कि किस राज्य में किस तरह की व्यवस्था की जाए और कैसे की जाए। कौन व्यवस्था करेगा? तो हमारे संघात्मक व्यवस्था का रक्षा भी कौन करता है मित्रों? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बात क्या है जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और यह जानना भी चाहिए कि यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक। अनुच्छेद 14 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। और मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो संविधान में यह कह के दिया गया था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास आदमी जाता है। और क्यों जाता है? ये अनुच्छेद 32 के तहत, यानी जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32 में ये बात लिखी गई है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसके लिए वह कौन कौन सा सर्वोच्च जो है कि न्यायालय नियम लागू कर सकता है, वह अलग अलग नियम लागू करेगा। उसमें सबसे पहले वह जो है कि बंदी, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का नियम लागू करेगा। सबसे पहले अगर मौलिक अधिकारों का हनन आप कोई करता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भी लागू कर सकता है। दूसरा, वह परमादेश लागू कर सकता है, परमादेश, ठीक है। तीसरा, वह प्रतिषेध लागू कर सकता है। ठीक है, प्रतिषेध लागू कर सकता है। उसके बाद परीक्षा लागू कर सकता है। ठीक, चौथा परीक्षा लागू कर सकता है और साथ में उत्प्रेषण लागू कर सकता है। अब बाद में आप लोगों को हम बताएंगे कि ये उत्प्रेषण और प्रेक्षा या ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, यानी कोई आपको बंद करता है, ठीक है, कोई भी अगर आपको पुलिस अगर बिना कोई वारंट का जैसे बंद करता है तो कहता है कि 24 घंटा के आप अंदर न्यायालय में आप तुरंत उसको ले जाकर प्रस्तुत करिए और यह सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार आपको दिया है। इसी तरह 5 अधिकारों के माध्यम से यह आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? आवश्यकता और महत्व है। कौन कौन? पहला, संविधान का रक्षक, संघात्मक व्यवस्था का रक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक। ये 3 के वजह से सर्वोच्च न्यायालय का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। अब अगला टॉपिक दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं संगठन। जल्दी छूटता नहीं है, कभी कभी हेडिंग डाल लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं संगठन।
उच्चतम न्यायालय की संरचना। उच्चतम न्यायालय की संरचना संविधान के, याद रखिएगा मित्रों, संविधान के भाग 5 अध्याय 4, भाग 5 अध्याय 4, ध्यान रखिएगा, भाग 5 अध्याय 4 और अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 124 से, ठीक है, अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। क्या वर्णित है? उच्चतम न्यायालय की संरचना। 124 से 147 कहाँ? संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में ये बातें वर्णित है कि संघीय न्यायपालिका होगी या उच्चतम न्यायालय होगा। और एक चीज बता दें कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना बहुत जरूरी है। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 28 जनवरी 1950 को, यानी भारत आज़ाद के बाद 28 जनवरी 1950 को यह जैसे इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर बनने की बात कहा जाए कि कब यह पहले निर्माण हुआ था, तो कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर, ठीक है, 1937 को ही यह बन के तैयार था। लेकिन स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था, और भारत आज़ाद होने के बाद 28 जनवरी 1950 को बेकायदे इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। और उद्घाटन में क्या हुआ कि सबसे पहले इसके गठन और संरचना की चर्चा की गई। वह चर्चा किसमें की गई थी? अनुच्छेद 124 में। 124 में ही कहा गया है कि भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा और उसका गठन किया जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की संरचना या गठन की बात होती है, ठीक है। यहां कंफर्म हो गया। यानी उच्चतम न्यायालय की जब मित्रों बात आएगी तो कम से कम 124 आप याद ही रखिए, इतना याद रखिए। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि संख्या किसका? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। आगे लिख सकते हैं न्यायाधीशों की संख्या। जैसे जो हमारा मूल रूप से, जैसे मूल संविधान था, उसमें क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश, कितना? एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक, और 7 अन्य न्यायाधीश। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कब था? यह मूल संविधान में था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान, ठीक है मित्रों, तो वर्तमान में क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, प्लस 30 अन्य न्यायाधीश। तो इस समय 30 और 1 कितना हो गया? 31।
यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? यह 31 है। कितनी है मित्रों? 31 है। तो संख्या क्लियर हो गया। मूल में क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, 7 अन्य रहेंगे। बाद में संशोधन होता गया, ठीक है। और संशोधन करते करते क्या हुआ मित्रों कि आज के डेट में यह जो है कि 31 हो गए। और आपको हम ये भी बता दें कि जो इनकी नियुक्ति होती है, कौन नियुक्ति, ठीक है, जो नियुक्ति होती है वह क्या करता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी जो नियुक्ति करता है, यानी नियोक्ता कह सकते हैं, जो नियुक्ति करता है वह नियोक्ता कहलाता है। कौन है? राष्ट्रपति है। इसका नियोक्ता कौन है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति करता है। और इस मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है तो इसी के सलाह पर, किसके? मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर अन्य जो 30 न्यायाधीश हैं इनकी भी नियुक्ति होती है, ठीक है। इनकी भी नियुक्ति किसके माध्यम से होती है? यही राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और ये सारी बातें भी आपको 124 अनुच्छेद में मिल जाएगी। ये कन्फर्म हुआ? कोई किसी को दिक्कत? एक मित्रों बहुत बड़ी बीमारी है, इसकी नियुक्ति के विषय में जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है और लगभग भारत के सभी लोगों के साथ अन्याय हो rहा है, इसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, इनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है कॉलेजियम प्रथा से होती है। कॉलेजियम प्रथा, ये बहुत समझ लीजिए कि इसका संविधान में कहीं निर्णय नहीं है, कहीं लिखित रूप से कोई बात नहीं है। कॉलेजियम प्रथा बहुत ही बेकार प्रथा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें भाई भतीजावाद का जैसे भाव पनक रहा है। हुआ क्या कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जब बीजेपी की गवर्नमेंट, समझ लीजिए बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तो एक पहल हुआ था। कब? 2015 में। कब हुआ था? सन 2015 में एक पहल हुआ। और वह पहल क्या हुआ कि एक नया चीज बना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म NJAC का मतलब हो गया कि नेशनल जुडिशियल, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमीशन। NJAC ये कब आया था? 2015 में आया था। बीजेपी के गवर्नमेंट में बहुत अच्छा पहल था, लेकिन यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान पे खतरा है, संविधान पे झूठ मूठ कहे सब, क्योंकि इसमें परीक्षा की प्रक्रिया थी और परीक्षा के माध्यम से ये सारे जितने जज थे यह जानते थे कि हमारा जो भाई भतीजावाद है, जो हम लोग एक ही पड़ोस, एक ही खानदान के कई सालों से जो है कि उच्चतम न्यायालय के जज बने हुए हैं, यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जैसे कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों वाला जो बात है, इससे पहले हम बताए थे कि बाप भी प्रोफेसर, बेटा भी प्रोफेसर, मतलब एक कोई जैसे विश्वविद्यालय में कोई जैसे क्या होता है कि कोई परीक्षा होती नहीं है, इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी होती है। इसी तरह इसमें भी इंटरव्यू के माध्यम से ही सारे लोगों की नियुक्ति होती है। अब मित्रों आते हैं कि आखिर में न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। योग्यता क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना चाहते हैं, इतने बड़े, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने हैं, योग्यता क्या है? अनुच्छेद
124 का 100 यानी तीसरा, अनुच्छेद 124 के तीसरा में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या, 65 वर्ष की आयु के नीचे हो, मतलब 65 वर्ष से ज़्यादा इसकी आयु नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, 10 वर्ष तक, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में वकालत किया हो। अब देखिए मित्रों कितना मतलब ये व्यवस्था है। एलएलबी कहीं से आप कर लीजिए जहां से आपके बाप दादा कॉलेज खोले हैं, और 10 वर्ष तक इसी उच्चतम न्यायालय में आप वकालत करिए, और फिर आप जाइए सीधे फार्म भर दीजिए सुप्रीम कोर्ट के, और आपका जुगाड़ है, आपका किसी के दामाद है, किसी के बच्चे हैं, तो आप बिना पढ़े लिखे, कोई यहाँ परीक्षा नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जा रहे हैं। यही कॉलेजियम प्रथा है और कोई कॉलेजियम प्रथा नहीं है, और ये प्रथा निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए, नहीं तो जीवन में कभी किसी को न्याय नहीं मिलेगा। अब इसके बाद क्या है, कार्यकाल की चर्चा करें मित्रों, तो कार्यकाल इसका क्या होता है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का होता है। किसका, मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीशों का, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, 5 वर्ष तक ये काम करेंगे। लेकिन अगर 65 साल पूरी हो गई, 65 वर्ष अगर पूरा कर लेते हैं, तो पहले भी उनको मुख्य न्यायाधीश पद से हटाया जा सकता है। यानी कुल मिला जुला कर मित्रों कह सकते हैं कि 5 साल तक, अगर 65 साल इनकी पूरा नहीं हुआ है, तो 5 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। कितना जैसे मतलब अजीब व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद मित्रों क्या है कि जैसे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। लेकिन मित्रों हम बता दें आप लोगों से कि केवल महाभियोग की प्रक्रिया उसी पे नहीं लगता है, इन जो उच्चतम न्यायालय के जैसे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन पर भी अनुच्छेद 124, ठीक है, एक अनुच्छेद 124 4 और 5 में यह बात कही गई है कि यदि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, सदन मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत अगर पारित करके कहें कि ऐसा है कि उच्चतम न्यायालय के इस न्यायाधीश को हटाया जाए, तो हटा सकते हैं। लेकिन यह बताइए, कभी 2/3 कभी बहुमत हो ही नहीं सकेंगे, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी, तो इस तरह कभी क्या होता है, ये बहुमत नहीं होते हैं। तो इसलिए जो एक बार न्यायाधीश बन जाता है वह बना रहता है, कोई विरोध नहीं कर पाता है। वेतन भत्ते की बात करें, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते की बात करें मित्रों, ध्यान रखिएगा, वेतन भत्ते की बात करें तो 2 तरह के वेतन की चर्चा जैसे किया गया है। 125 कौन अनुच्छेद, 125 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संसद द्वारा जो निर्धारित हो, संसद द्वारा जो निर्धारित हो, ठीक है, संसद द्वारा जो निर्धारित हो
वही वेतन और भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलेगा। कौन? संसद द्वारा जो निर्धारित है। लेकिन मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है कि होता क्या है कि कभी कभी होता है कि जो पूर्व न्यायाधीश थे उनको भी जब न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ने लगती है तो व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था किया गया है क्या मित्रों? 2 अनुच्छेद को यहां विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 126 अनुच्छेद 26 में क्या किया गया है? कार्यकारी मुख्य, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मतलब अगर मान लीजिए अचानक जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश मर गया तो उसके स्थान पे अनुच्छेद 126 व्यवस्था करता है कि कार्यकारी एडहाक पर ले लिया जाएगा। कार्यकारी एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। कौन? 126 के तहत। नीचे अनुच्छेद 7 में 127 भी आप लोग याद करिएगा। यह क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। कई बार क्या बोलते हैं ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। मित्रों ध्यान रखिएगा 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और 127 में तदर्थ यानी एडहाक पर आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। सोच लीजिए। लेकिन मित्रों क्या होता है कि जो इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी, यहाँ तो संसद वेतन भत्ता दे रहा है, लेकिन इन लोगों को वेतन भत्ता कौन देगा मित्रों? राष्ट्रपति देगा। राष्ट्रपति द्वारा तय होगा। कौन? इससे पहले जो मूल रूप से जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अदर न्यायाधीश हैं, उनको संसद वेतन भत्ता देगा। लेकिन अगर कार्यकारी है, तदर्थ न्यायाधीश है, तो उसको वेतन भत्ता राष्ट्रपति देगा। यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या देगा, यह जो है कि क्या बोलते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके बाद इसी के नीचे अनुच्छेद 128 भी नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 128। अब यह होता है कि अनुच्छेद 128 क्या करता है? अनुच्छेद 128 क्या करता है? सेवानिवृत्त की प्रक्रिया बताता है। क्या करता है? सेवानिवृत्त की प्रक्रिया बताता है। सेवानिवृत्त की प्रक्रिया 128। इसी के नीचे मित्रों एक और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में क्या लिखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख, ये कई बार टीजीटी पीजीटी में कई जगह पूछ चुका है। अभिलेख न्यायालय है। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर में अनुच्छेद जो 129 अभी हम बता रहे हैं कि अभिलेख न्यायालय है उच्चतम न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है 129 का मतलब कि जो यह निर्णय दे देगा सुप्रीम कोर्ट, यह निर्णय पूरे भारत में कहीं भी अगर कोई कानून बनता है तो उस आधार पे, जैसे मान लीजिए कि इसने निर्णय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि फला चीज पे ये जैसे नियम लागू होगा, तो इसका नियम इसी के आधार बना के पूरे भारत में आप कहीं भी जैसे न्याय संबंधी आप अपना वकालत कर सकते हैं। तो जो वकील क्या होते हैं, वह उच्चतम न्यायालय के जितने निर्णय होते हैं पढ़ते हैं और बताते हैं कि फला
आदेश में यह बात कहा गया है। यह इसीलिए इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय, यानी जितने भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है उसको सुरक्षित रखा जाता है और भविष्य में उसी का आधार बनाकर अलग अलग भी नियम बताया जाता है। अंतिम एक और ध्यान रखिएगा, इसी के साथ 130 अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान, ध्यान रखिएगा मित्रों, कि जो उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है, स्थान मतलब उच्चतम न्यायालय कहाँ होगा, इसका स्थान का भी निर्णय कर दिया गया। यह अनुच्छेद जो है कि ठीक है 130 कहता है कि दिल्ली में ही, मित्रों ध्यान रखिएगा, दिल्ली में ही उच्च न्यायालय होगा। तो इसलिए हम देखते हैं 26, 27, 28, 29, 30 यह दोनों ही, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ 124 से लेकर 130 अनुच्छेद कम से कम आप लोग जरूर पढ़िएगा और समझिएगा कि आखिर में इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, क्या अधिकार हैं। बहुत बहुत मित्रों धन्यवाद। पुनः हम मिलेंगे रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।